अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आपने कहा था शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि बड़ा कॉम्प्लेक्स माहौल बन रहा है, क्रिटिकल माहौल बन रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ को जल्दी वापस आ जाना चाहिए, जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो सारे दौरे ख़त्म करके वापस आ जाएं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन पहुँच गए हैं, तो क्या ख़बर है, क्या इस क्रिटिकल ये जो सिचुएशन है इससे इस सिलसिले में मुशावरत के लिए नवाज़ शरीफ साहब से मुशावरत के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं कि इससे कैसे निपटा जाए, क्या मामला है? देखिए उसमें बात यह है कि मैंने कहा था कि यहाँ हालात एक दिलचस्प स्टेज पे पहुँच गए हैं। अगले 15 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं और यहाँ कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लॉन्ग मार्च है, ये है वो है, और भी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही हैं, तो इनको वापस आना चाहिए और आके काबू में लेना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है इसी सिलसिले में वो लंदन चले गए हैं, बिकॉज सूरत हाल इस तरीके से बढ़ रही है आगे के मशावरत की ज़रूरत पड़ गई है नवाज़ शरीफ साहब के साथ। तो अब मैंने जो कहा था वो कंफर्म हो गया ना, जब वो लंदन गए हैं। इसका ये मतलब ही है कि जो जिस तरफ मैंने इशारा किया था वो एक्चुअली काफ़ी सीरियस संजीदा मसले बन रहे हैं। अच्छा, तो अब बात यह है कि दो बातें आ गई ना। एक क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा और इस पर वजाहत करनी पड़ेगी। मैंने तो ज़रा गोलमोल बात की थी, मगर अब ट्विटर के ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन भी शुरू हो गई है, तो इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ी और कॉन्क्रीटली इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, और तो फिर समझ आएगी कि वहाँ लंदन में क्या बात होने जा रही है या हो गई होगी, तो और वो कब वापस आएंगे। देखिए यहाँ ट्विटर के ऊपर कुछ बातें चल रही हैं, थोड़ी थोड़ी हकीकत सब में है, पूरी बात जो है किसी को नहीं पता अभी तक। अच्छा। हाँ, तो मैं इसलिए जो बातें चल रही हैं उसका हवाला दे के फिर इशारा करूंगा कि मेरा ख्याल है कि बात कहाँ जा रही है। आप पूरी बात बताने जा रहे हैं? पूरी बात तो मैं बताना नहीं चाहता, तो गलती भी हो सकती है ना, तो ये बड़ी सीरियस चीज़ है, तो इसमें यू कांट रिस्क कि एक फेक न्यूज़ बन जाए या कोई इस किस्म की चीज़ बन जाए, काफ़ी, तो इसलिए थोड़ी सी गुंजाइश रखनी चाहिए। अब बात यह है कि ट्विटर के ऊपर ये बात चल रही है कि इमरान खान साहब के हवाले से कि पहले लॉन्ग मार्च रोकी फिर चलाई। अब ये है कि जो लोग लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, असद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इनके बारे में और भी ऐसे लोग हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी न किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के करीब है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है ट्विटर के ऊपर कि ये लोग खुफिया मुलाकातें भी करते रहे हैं। यहाँ तक कि खान साहब ने ऐसे ही लोगों की तरफ इशारा किया था जब कहा था कि आप जाके मत मिला करें और बात करते और गलत किस्म के सिग्नल्स देते हैं। याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, और इसीलिए आप जो है कुरैशी साहब के नाम पर आपने स्माइल भी की। हाँ, तो अब कुरैशी साहब तो खैर, परवेज़ खटक साहब उनसे आगे हैं, असद साहब भी पीछे नहीं है, तो और इनका मौक़िफ़ भी थोड़ा सा खान साहब से मुख्तलिफ है अंदर की बातों में। बाहर तो ज़ाहिर है खान साहब के साथ है। मेरा ख्याल है ऐसे लोग वो हैं जो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़े नहीं करने चाहिए, मामला तय करने चाहिए। खान साहब इनकी बात सुनते तो हैं, कुछ हद तक एहतराम भी करते हैं इस बात का, मगर फिर उनके और भी कॉन्टैक्ट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जहाँ से फिर थोड़ी बहुत हैंडलिंग भी होती है, तो खान साहब फिर अपना भी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब एक तरफ तो ये चीज़ें, दूसरी तरफ ये है कि बातें फिर चल रही हैं, हालांकि इसके बावजूद कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि मैंने एक्सटेंशन ना मांगी है ना लेनी है। फिर ये भी बात आई है कि ना हुकूमत ने देनी भी नहीं है और ना मांगी है तो ना देनी है। तो ये लेनी देनी मांगी ना मांगी ये सारी बातें फिर इस पर बात क्यों हो रही है? ये बातें चल रही हैं अभी तक। हालांकि बहुत दफ़ा ये कह दिया गया कि नहीं हमने नहीं एक्सटेंशन लेना, मगर खान साहब के जो बातें हैं ना वहाँ से फिर ये नई बात शुरू होती है। खान साहब ने एक वक्त पिछले 10-15 दिन में एक इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन ले लें और मार्च में इलेक्शन करा दें, नई हुकूमत आएगी अप्रैल में, तो फिर मैं जीतूँगा और फिर इनकी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी और मैं नया चीफ अपॉइंट करूँगा। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मुझे इनफैक्ट अगर ऐसे हो जाए तो मुझे इतराज़ नहीं है कि आप एक्सटेंशन ले लें उस वक्त तक जब तक नया चीफ नहीं आता, मगर अभी इस हुकूमत को नया चीफ लगाने की इजाज़त ना दें। उन्होंने रास्ता दिखाने की कोशिश की। अभी हाल ही में खान साहब ने कल मेरा ख्याल है पूछा किसी ने
एक जर्नलिस्ट टीम को उन्होंने अपने घर में ज़मान पार्क में बुलाया और वहाँ सवाल ये पूछा गया कि फिर नई आर्मी चीफ़ की मुकर्ररी के बारे में या नॉमिनेशन के बारे में आपके कोई, उन्होंने कहा नहीं मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ये गवर्नमेंट जिसको चाहे लगा दे। बिल्कुल यू टर्न ले लिया कि एक तरफ कहते थे कि मैंने लगाना है और एक्सटेंशन दे दी जाए जनरल बाजवा को उस वक्त तक, और आर्मी चीफ ये हुकूमत मत लगाए, ये कौन होते हैं ये लगाने वाले, ये चोर। और आज ये कह रहे हैं कि नहीं लगा दें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब है कुछ हुआ है ना कि लगा दें मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या कोई डिकॉय हो रहा है या कुछ चीज़ होने जा रही है ना। ये ऐसे नहीं ये यू टर्न्स होती, जैसे लॉन्ग मार्च के ऊपर यू टर्न हुई है, कोई ना कोई मकसद होता है, कोई पीछे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर ये भी हमें पता चला कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इस्टेब्लिशमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, को कमांडर्स, वहाँ इंटरनल इश्यूज भी बड़े थे, मगर मैंने भी इसकी तरफ इशारा किया था कि कुछ और इश्यूज भी हैं। अब क्या वहाँ बात हुई, मैंने कहा था कि मुझे खबर तो होगी मेरे पास, मगर मुनासिब नहीं है कि मैं किसी डिटेल में जाऊँ, अगेन फॉर द सेम रीजंस, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, पता नहीं हम मेरे साथ जो बात पहुंची है वो सही भी है या नहीं है, और मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह दूँ ये हुआ, तो ये मुनासिब नहीं होता। थोड़ी सी गुंजाइश छोड़नी चाहिए और ग्रे जोन में चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें ग्रे जोन में ही होती हैं, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती जी। तो बहरहाल द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि इशू है एक इशू, और आपने देखा एक दो सीनियर एंकर्स भी और एंकर पर्सन्स जो हैं उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं कि कोई मशावरत हो रही है गवर्नमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की। आज भी अखबारों में था, ट्विटर भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है। सो इसका मतलब कुछ हो तो रहा है ना, और मैं भी कह रहा हूँ कि कुछ हो रहा है जी। अब कोई फार्मूले जिसे कहते हैं ना, ये फ्लोट किए जा रहे हैं। एक फार्मूला ये है कि जी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, मईशत और ख़राब हो जाएगी, सबका नुकसान हो जाएगा, ये अफरा तफरी का कोई तरीका नहीं है, गवर्नमेंट की छुट्टी कराया जाए, मार्शल लॉ लगाया जाए। अच्छा। दूसरा ये है कि जी नहीं मार्शल लॉ लगाने से तो काम नहीं ख़त्म होगा, ये मसले और बढ़ जाएंगे, पहले भी मार्शल लॉ लगाने से काम ख़राब हो गया। कोई रास्ता ढूंढे जिसके हल निकले। मार्शल लॉ हल नहीं है, मार्शल लॉ तो एक ठप्पा लगाएगा, मगर फिर उसके बाद फिर मसले बन जाएंगे, फिर हम डेमोक्रेसी की तरफ फिर वहीं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद सपोर्ट भी ना करे। तो फिर ये कि अच्छा जी फिर क्या रास्ता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक फार्मूला ये फ्लोट किया गया है कि जिससे खान साहब भी खुश हो जाएं और सिटिंग गवर्नमेंट भी खुश हो जाए, जनरल बाजवा भी खुश हो जाएं और उनके साथी जो हैं वो भी खुश हो जाएं। अच्छा, वो क्या ये सारे सबको खुश करने का भी एक फार्मूला अब ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया में आ रहा है। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं उस पर नहीं कमेंट करूँगा, मगर क्योंकि ये बात आ गई है तो फिर इस पर तबसरा करने की ज़रूरत है कि ये है भी कि नहीं, या ये सही है या गलत है। इस फार्मूले के मुताबिक वो ये है कि जी जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाए और 6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए। तो अब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। आपको याद है कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि खान साहब मांग रहे हैं मार्च, वो कह रहे हैं नवंबर। तो मैंने कहा ये अप्रैल कहेंगे, वो कहेंगे क्या अक्टूबर, ये कहेंगे मई और वो कहेंगे सितंबर। तो अब बात जो फार्मूला जो बाहर चल रहा है वो जून जुलाई का चल रहा है, दरमियान में सेटलमेंट होगी, आपने कल कहा। तो मैंने कहा था ये हो सकता है यहाँ, तो वो फार्मूला अब यही ट्विटर के ऊपर और ख़बरें जो निकल रही हैं वहाँ से कि जी इस किस्म की कोई बात भी चल रही है, जिसके साथ ये है कि इस हुकूमत को 6-7 महीने और मिल जाएंगे या 4 महीने और मिल जाएंगे। खान साहब उतनी देर तक इंतज़ार कर रहे थे। खान साहब को किसी ने पूछा कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, ये जो इंटरव्यू हुआ है, तो आप पूरा साल क्यों नहीं इंतज़ार करते, तो क्या जवाब दिया आपको पता ही होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इंतज़ार कर सकता हूँ, हम तो टाइम गुजरने के साथ मेरी सियासत तो बड़ी पॉपुलर हो रही है, आवाम की हिमायत हासिल हो रही है, लेकिन असल मसला ये है कि हमारे मौशी हालात ऐसे नहीं है, हमारे बैरूनी कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्शन होना ज़रूरी है और मैं आके फिर फैसले करूँ क्या करना। तो अब तो खान साहब का डेफिनेटली बिहाइंड द सीन्स कुछ लोगों तक राब्ता है और ख़ान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वहाँ पहुँच रहा है, और ख़ान साहब को यही कहना है कि मुझे इंक्लूड किया जाए, और 7 लॉन्ग मार्च की धमकी है। तो अब कहाँ जाके ऊँट बैठता है ये मुश्किल है कहना,
मगर मेरा ख्याल है यही सारी इश्यूज़ जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस करने गए हैं, जिसमें मेरा ख्याल है सरफहरिस्त ये होगा कि क्या ये चीज़ को एंटरटेन करना चाहिए कि जनरल बाजवा साहब को उनको एक एक्सटेंशन मिल जाए 6 माह की, और उसके बाद इलेक्शन हो जाए और इसके बाद नया चीफ, जो भी गवर्नमेंट आए, नया चीफ लगा दें। तो और अगर हालात जो हैं वो इससे थोड़े सेटल होते हैं तो फिर इसमें क्या हर्ज है? और अगर इसके साथ इमरान खान पीछे हट जाता है, लॉन्ग मार्च नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो क्या ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं? सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी। सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये है कि नहीं, अब हमें कानून हमारे साथ है, आइन हमारे साथ है, हमने पहले ही फैसला कर लिया था और जनरल साहब ने भी फैसला कर लिया था कि इलेक्शन नहीं, कि हमने एक्सटेंशन नहीं लेनी, तो कोई मसला नहीं है। 26-27 तारीख को हम नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर देंगे और हस्बे मामूल काम चलेगा। और खान साहब अगर बाज नहीं आते तो फिर पूरा हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट है कि हम ठापे लगाएं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि अब एक नोटिफिकेशन आया है इंटीरियर मिनिस्ट्री से, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने आइन के कुछ हवालों, कुछ क्लॉजेस का हवाला दिया है और कहा है कि हम ये भी लगा देंगे, ये भी लगा देंगे, ये भी लगा देंगे। और उनकी जो इशारा है, ये जो आज और कल में जो ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर ट्रैफिक को रोका जा रहा है और क्रॉस पाकिस्तान 100-100, 200 लोग आके और 3-3, 4-4 घंटे के लिए डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं हर जगह पे। ये भी कह रहे हैं ना कि एहतजाज के पीछे जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसको रोकने के लिए तो ये तो 200, 100, 200 लोग हैं, तो इनको तो मुश्किल नहीं है। आज फैसला हो कि रेंजर्स को और पुलिस को पुल करना है और आप आधे घंटे में क्लियर कर सकते हैं, तो उन्होंने इशारा कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने कि हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक। तो असली बात जो दरमियान में क्या बात है, मेरा ख्याल है दरमियान में मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग हुई है उसके अंदर 1-2 फैसले और भी हुए हैं जो कि मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया उसकी बात करने का। एक तो ये हुआ है कि ये जो हुकूमत है ये एक जमहूरी तरीके के साथ इस्टेब्लिश्ड है, आइनी हुकूमत है ये, और इसको गैर आइनी तरीके के साथ किसी सूरत में भी इसको नहीं हटाना। ठीक। मतलब ये है कि लॉन्ग मार्च धमकी वगैरह से ये नहीं हटेगा, हम नहीं। दूसरा ये कि अगर ये खान साहब इंसिस्ट करते हैं कि इस तरीके से इन्होंने करना है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये फ़ौज जो है, इट विल सपोर्ट, फुली सपोर्ट द गवर्नमेंट इन पावर। अच्छा। और अगर गवर्नमेंट कहेगी कि निकलो तो हम निकलेंगे भी इनको रोकने के लिए। ये भी पैगाम मेरा ख्याल है अब चला गया है। हाँ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम है। ठीक। मगर साथ साथ मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ प्रेशर है कि कोई और रास्ता ढूंढें। हम खून खराबा हम भी नहीं चाहते, हम खड़े हैं आपके साथ, मगर कोई रास्ता ढूंढें जिसके साथ खान साहब को पीछे हटा लिया जाए। तो इस वक्त इस किस्म की बातें चल रही हैं जिसकी वजह से ये फार्मूले पेश किए जा रहे हैं। कोई इधर से लेके आ रहा है, कोई उधर से लेके डायरेक्ट बराह रास्त लंदन लेके जा रहा है, और हर किस्म के इसमें मोरे चल रहे हैं और बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन भी चल रही है। खान साहब की पीटीआई की तरफ से बहुत से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस और एनालिसिस किए जा रहे हैं कि जी सिर्फ इलेक्शन इज़ दी ओनली आंसर, और फ़ौज में डिवीज़न हो गई है और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी और दी जा रही है, और खान साहब का फार्मूला जो है वो कामयाब हो रहा है और वही होगा। तो सेठी साहब, इस सारी प्रोसेस में, इन सारी सजेशंस में, मुशावरत में जो दीगर जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी है, वो भी तो स्टेक होल्डर तो है, पीडीएम है इस वक्त गवर्नमेंट में, नून लीग के साथ ही ये तमाम मुशावरत हो रही है, या जो दीगर पार्टीज़ हैं उनके साथ भी, उनके लोग भी इसमें शामिल हैं? आपने देखा, आपने सही कहा कि वो बिल्कुल चुप है, पब्लिक में वो बिल्कुल कोई कॉमेंट नहीं हो रहा। इस वक्त जो कमेंट्री हो रही है एक सोशल मीडिया पे हो रही है और वो भी पीटीआई वाले कर रहे हैं ज़्यादातर, और राणा सनाउल्लाह बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इन हालात के ऊपर कोई ख़ास बात नहीं की, वो तो ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, कभी इधर लिख रहे हैं, कभी उधर लिख रहे हैं, और दुनिया के दौरे कर रहे हैं। तो राणा साहब जो हैं इज़ द फोकल पर्सन, और राणा साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इन टच हैं। ज़ाहिर है क्योंकि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी सिक्योरिटी की तो राणा साहब को तलब करनी पड़ेगी वो, तो इसलिए ही इज़ कॉन्स्टेंटली इन टच विद हिज काउंटर पार्ट्स। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 8-10 दिन के अंदर अंदर कुछ फैसले हो जाएंगे कि इस सारे मामले को किस तरीके से पुरअमन तरीके से इसको हल करना है। और अगर खान साहब मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानते तो फिर देखा जाएगा हम क्या करते हैं। मगर साथ साथ जाहिर है कि अगर खान साहब ने ज़्यादा प्रेशर डाला तो फिर हुकूमत को एक्शन तो लेना पड़ेगा,
और अगर हुकूमत बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल है कि नहीं हमने तो नवंबर में इलेक्शन करानी है और उससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही हमने एक्सटेंशन देनी है और हमने अब नया चीफ भी हमने लगाना है और देखा जाएगा फिर क्या होता है क्या नहीं होता, और अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना तो लगा के देख लें, फिर हम बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस मौक़िफ़ के अंदर PDM यूनाइटेड है। अब आपका सवाल का जवाब, इसमें PDM यूनाइटेड है कि हम आईनी हुकूमत हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। किसी ने हमें निकालना है तो आए बंदूक रखें और निकालने की कोशिश करें, हम नहीं जाएंगे, हम बैठे हैं कानूनी तौर पे। और अगर आपने इतनी बड़ी रिस्क लेनी है तो फिर ले लें, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी सोच भी है कहीं तो ये नहीं है कि वो एक यूनाइटेड सोच है, उसके अंदर भी बड़ी डिविजन्स हैं और शायद ये चीज़ चलेगी नहीं। तो इसलिए आई थिंक कन्फ्यूजन है, टेंशन है, मगर ये अगले 15 दिन भी गुजर जाएंगे और शायद कोई हल निकल आए। और सेठी साहब एक दौरा भी होने जा रहा है, ठीक, और एक दौरा भी होने जा रहा है 21 नवंबर को, उसके बारे में भी कुछ रूमर्स चल रही हैं और वो तैनाती के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। उसके बारे में सवाल है मेरे जहन में। एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर इसी सवाल का जवाब लेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अहम दौरा करने जा रहे हैं पाकिस्तान का। क्या मुआशी पैकेज लेकर आ रहे हैं, ये जानेंगे सेठी साहब से। सेठी साहब, एक तो ये बातें हो रही हैं कि एक बड़ा मुआशी पैकेज आ रहा है MBS की तरफ से और ये दौरा जो है बड़ी अहमियत का हामिल होगा, लेकिन साथ ही इसको जो आर्मी चीफ़ की तैनाती के साथ भी लिंक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो कोई प्रेशर आएगा या कुछ ना कुछ वहाँ से दबाव आएगा और कुछ ना कुछ उस तरफ इशारा दिया जाएगा। तो क्या ये मामलात हैं? उसमें अगर सऊदी अरेबिया से कोई प्रेशर आता ये कि जी बैनुल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए, तो वो पाकिस्तान आके नहीं कहा जाता, वो फिर वहीं से कन्वे हो जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम समझते हैं कि ये बेहतर है। मगर इतनी डायरेक्ट बात कभी भी नहीं होती। ओके, ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं कंडक्ट होते कि MBS शहबाज शरीफ साहब वगैरह के और पाजी ज़रा और चीफ्स ने ज़रा एक्सटेंशन दे दो, ऐसे नहीं होता। दूसरी बात जो नहीं होती वो ये नहीं होती कि एक MBS जैसा शख्स, इतनी जिसकी अहमियत है, वो पाकिस्तान का दौरा उस वक्त करे जिस वक्त यहाँ अफरा तफरी हो, जिस वक्त यहाँ कन्फ्यूजन हो, अफरा तफरी हो। दो वजह होती हैं इसकी। एक तो ये कि जाहिर है कि जिनके साथ वो बात करने आ रहे होते हैं, अगर वो अफरा तफरी का शिकार हैं तो उनके साथ बात क्या होगी। दूसरी ये कि अफरा तफरी के दौर में जो शख्स आएगा, कल को कोई फ़ैसले यहाँ हो जाते हैं तो लोग कहेंगे इनकी वजह से ये फ़ैसला हुआ है या हुआ या नहीं हुआ। और ये प्रेशर, फ़ॉरेन प्रेशर था, येस और नो, नेगेटिव और पॉजिटिव। इशारा ये होगा कि जी वो MBS आया सी, उन्हें क्या एक्सटेंशन दे दो, या MBS आया सी, उन्हें कैसे बिल्कुल नहीं देनी। तो अगेन फॉर दीज रीजंस वो कभी भी नहीं आएंगे 21 तारीख को, अगर यहाँ उस किस्म के हालात हुए जो कि उनको पसंद नहीं होंगे, कि उसमें उनकी तरफ कोई इशारा ना हो जाए या ये ना हो जाए कि जी उनकी इंटरफेरेंस हुई है इन पाकिस्तान अफेयर्स। तो अगर ये दौरा मुलतवी हो जाता है तो फिर आप समझिएगा कि यहाँ सऊदीज़ का ये ख्याल है यहाँ अफरा तफरी होने वाली है या हो रही है। और शायद उनको नहीं आना चाहिए। मगर अगर ये दौरा हस्ब मामूल 21 को पोस्टपोन नहीं होता तो फिर आप समझिएगा कि यहाँ कोई ख़ास अफरा तफरी नहीं होने जा रही और सब कुछ सेटल हो गया और सऊदी अथॉरिटीज़ को भी बता दिया गया कि आ जाओ कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम। और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट तफ्तीश कर ली है कि एवरीथिंग इज स्टेबल। ये तो पहला। दूसरा, आपने ये पूछा कि क्या कुछ ला भी रहे हैं कि नहीं। वो अगर ना ला रहे होते तो आते ही ना। पिछली दफ़ा भी जब वो आए थे तो उन्होंने आके वादा किया था कि ग्वादर के अंदर वो $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके अलावा भी उन्होंने कुछ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दी थी $2-3 अरब की अपने स्टेट बैंक के लिए, आपको रिजर्व्स को करने के लिए। और ऑयल पेमेंट्स जो थी उसको डिफ़र्ड पेमेंट से ये मुराद है कि कल पैसे देने हैं, कल ना दीजिएगा परसों दे दीजिएगा, तो आपको उधार पे उधार के तौर। तो उस वक्त भी वो इसी किस्म की चीज़ के लिए आए थे। मगर उसके बाद खान साहब के साथ तो उनके तल्लुकात ख़राब हो गए, बिकॉज खान साहब बदतमीज़ी की और फजूल बातें की खान साहब ने, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए और वो फिर सब कुछ रुक गया। तो अब सूरत हाल ये है कि वो फिर से रिवाइव हो गया सारा कुछ। तो कितना कुछ देने आ रहे हैं, एक तो ये डेफिनेटली अब जो नया डेवलपमेंट होगी है वो चाइना और सऊदी अरेबिया मिल के ग्वादर डेवलपमेंट के लिए जो रिफाइनरी वहाँ करनी है
और उसके लिए मिल के प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा, इसीलिए पहले चीन का दौरा हुआ है और फिर सऊदीया का दौरा हुआ है। तो ये स्टिचिंग अप हो रही है। ठीक हो गया। एक थी तो सारे 10 के 10 अरब डॉलर वो नहीं लगाएंगे, दोनों मिलके कोई अरेंजमेंट होगा कि जिसे कहते हैं ना बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, कोई बूट किस्म का इस किस्म के कोई अरेंजमेंट्स होंगे कि इतने पैसे हमारे, इतने तुम्हारे, तुम ये करोगे, हम ये करेंगे और ये हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट होगा। ये बड़ा एक बहुत क्रिटिकल है, दो वजह। एक ये कि सऊदी अरेबिया के इस वक्त अमेरिका के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। जो बाइडन के और MBS के तल्लुकात थोड़े से डिप किए हुए हैं, बिकॉज जो बाइडन ने सऊदी अरेबिया को कहा था कि आप ऑयल आउटपुट जो है उसको इंक्रीज़ करें ताकि कीमतें गिरी रहें, और इन्होंने कहा था हम उसको कम करने लगे हैं ताकि कीमतें बढ़ें, बिकॉज हमें ज़रूरत है पैसे की। इसके ऊपर लड़ाई झगड़े हुए। इनका ये था कि भाई आपको इतनी तकलीफ़ है, अपने रिजर्व जो हैं वो ख़त्म करें आप, हम अपनी आउटपुट जो है उसको कंट्रोल करके रखेंगे। इसके ऊपर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और सऊदीज़ ने अपनी लाइन स्टिक की है। तो ये दूसरा अमेरिका और चाइना का इशू है। तो दोनों के मुफाद में है, चाइना एंड सऊदी अरेबिया, कि अब वो इकट्ठा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर लें। एक तो ये कि दोनों के जो रिस्क पाकिस्तान में है वो कम हो जाएगी, हर एक की कम रिस्क होगी। दूसरा एक सिग्नल अमेरिका को भी चला जाएगा कि डोंट बुली अस, हम उधर भी दोनों काम कर सकते हैं। तो एक तो ये। दूसरा जो वो करने आ रहे हैं वो आपको कोई 4 अरब डॉलर आपको दे 3 से 4 अरब डॉलर आपको दे रहे हैं आपकी रिज़र्व्स के लिए, जिसमें से 2-3 वो अरब डॉलर हैं जो आपने वापस करने थे, और जो आप वो कह रहे हैं वापस मत कीजिएगा, रख लें, और उसके ऊपर शायद एक और अरब डॉलर दे दें आपको। इसी तरीके से डिफर्ड ऑयल के ऊपर भी वो भी रिन्यू हो रही है। तो जो टोटल पैकेज बन रहा है सऊदी अरेबिया का वो कुछ 7 अरब डॉलर के करीब बन रहा है। अच्छा। ग्वादर रिफाइनरी के अलावा। अब आइए चाइना की भी आपने 10-11-9 अरब डॉलर के करीब इस साल कर्जे वापस करने हैं। तो चाइनीज़ ने भी आपको कह दिया है कि ठीक है आप वो डिफ़र कर दें। अच्छा। वो कर्जे जो हैं वो आप आगे कर दें। इसी तरीके के साथ उन्होंने भी आपको 1-2 अरब डॉलर्स दिए हुए स्टेट बैंक के लिए। उन्होंने वो फैसला किया कि वो भी 1-आध और अरब बढ़ा देंगे। तो ये दोनों का मिला के कोई 17 अरब डॉलर का फ़ायदा पाकिस्तान को होने जा रहा है, रिजर्व्स के अंदर, डिफर्ड पेमेंट्स के अंदर और डेट रीपेमेंट के अंदर एंड सो ऑन। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए कि दोनों सऊदी अरेबिया और चाइना आपको कोई 17 अरब डॉलर के करीब आपको दे रहे हैं, जिसमें से कुछ आपके रिजर्व्स में चले जाएंगे और कुछ जो है वो आपके जो आपने कर्जे देने हैं वो वापस हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ठीक, तो ये इस सारे दौरान में अगर इमरान खान जो है ये सारी लॉन्ग मार्च वाली सिचुएशन भी बरकरार रहती है और ये अनसर्टेनिटी जो है ये बरकरार रहती है, तो फिर मुआशी सूरत हाल क्या होगी? मैं समझता हूँ कि खान साहब को अब शट अप कॉल मिलने वाली है। ये मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि खान साहब की जो धमकी है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। खान साहब को भी पैगाम आ गया या आ जाएगा। अच्छा। कि सीधे हो जाओ, नहीं तो फिर वी विल डील विद इट। उसकी वजह ये जो इंस्टेबिलिटी जिस टाइम पे आ रही है ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। अगर इस वक्त जिन लोगों ने हमें पैसे देने हैं, जिसमें IMF है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें क्लाइमेट इश्यूज़ के ऊपर आपको, फ्लड्स के ऊपर आपको पैसे आने हैं, बहुत सी चीज़ों से पैसे आने, ये सब रुक जाएंगे। अगर यहाँ कोई ऐसी चीज़ हो गई ये लॉन्ग मार्च की वजह से कोई इंटरवेंशन हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, ये सब ही रुक जाएगा। फिर अगर ऐसे हुआ तो डॉलर जो है वो यहाँ पड़ जाएगा, रुपया क्रैश कर जाएगा, महंगाई जो है दुगनी हो जाएगी। और ये ना फ़ौज ये चाहती है ना हुकूमत ये चाहती है। और खान साहब अगर ये चाहते हैं कि इस किस्म की क्राइसिस सिचुएशन हो और अनारकी फैले और इंतशार हो जिसकी वजह से उनको कोई मौका मिल जाए हुकूमत में वापस जाने का, तो ये उनकी गलत फहमी है, नहीं होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा। ये होने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, होने नहीं दिया जाएगा। ठीक, सेठी साहब, अब मैं अरशद शरीफ वाले मामले पर आना चाह रही हूँ और मैं उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है पाकिस्तान की वो बड़ी अहम शवाहिद इकट्ठे करके लाई है और इस पर राना सनाउल्लाह की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इस पर बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, सबसे पहले तो मैं अरशद शरीफ वाला जो मामला है उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ये टारगेट किलिंग है
और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके लाई है। इस पर भी बात करूँगी, लेकिन आखिर में मैं जो पाकिस्तान ने फाइनल में एंट्री मारी है, जिस तरह से, जिस ड्रामेटिक अंदाज से एंट्री मारी है, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी। पहले हम अरशद शरीफ वाले मामले को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप बताएं कि फाइनली ये इस तरफ बढ़ तो रहे हैं मामला, क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, नई मज़ीद डेवलपमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज फोकस चेंज हो रहा है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कह दिया है कि एक्सीडेंट नहीं है, टारगेटेड किलिंग है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज केनिया अथॉरिटीज़ की और बाकी लोगों की भी यही थी कि एक्सीडेंट है, और गवर्नमेंट ने भी शुरू में यही कहा था कि एक्सीडेंट लगता है। अब रिपोर्ट जो उनको आई है, तफ्तीश हुई है, जो वो कह रही हैं टारगेटेड किलिंग है। और जो इंडिपेंडेंट कुछ सहाफ़ी वहाँ पहुँचे हैं, एक वॉइस ऑफ अमेरिका की खातून पहुँची है, जियो न्यूज़ के भी रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह वहाँ पहुँचे हैं, बड़ी तफसील से रिपोर्टें आनी शुरू हो गई। मोटी मोटी बात ये नज़र आ रही है, और जो राना सनाउल्लाह साहब के पैगाम से या बयान से हमें समझ आ रही है कि टारगेटेड किलिंग। एक तो ये कि जो हमें पहले कहा गया था कि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा था कि इनको धमकी थी, इनको मैंने निकाला, मैंने कहा जाओ, ये दुबई में गए, फिर इनको दुबई में रहने नहीं दिया, इनको वहाँ धमकियाँ नहीं हुई कि निकलो यहाँ से, निकलो। ये सारी खान साहब ने बात की, वो सारी की सारी झूठ था। अब इस्टेब्लिश हो गया है, रिपोर्ट ये आई है कि अरशद शरीफ ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था जब वो पाकिस्तान में थे, कीनिया का वीज़ा। और ये जो दो साहब हैं जिनके नाम आ रहे हैं, वकार अहमद और खुर्रम अहमद के, वकार और खुर्रम, इन्होंने स्पॉन्सर किया था, और 2 या 3 दिन इनके डिपार्चर से पहले इनको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव हो गई थी। तो पहली बात तो ये है कि यहीं से अप्रूव हुई थी और इन लोगों की वजह से अप्रूव हुई थी। तो जब ये यहाँ से गए हैं उस वक्त ऑलरेडी ही हैड अ वीज़ा फॉर कीनिया, मीनिंग कि इनका पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ था कि इन्होंने कीनिया जाना है और इन लोगों के पास रहना है। ये नहीं था कि इनको यहाँ से निकाला गया और ये दुबई गए और वहाँ से इनको रहने नहीं दिया गया और हुकूमत पाकिस्तान या इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से यूएई गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि इनको निकालें यहाँ से। ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। ठीक, ये तो इस्टेब्लिश हो गया। तो ये खान साहब ने अगेन झूठ बोला, सीधी सी बात। उधर वहाँ जब गए हैं तो वहाँ भी ये इस्टेब्लिश हो गया है कि जिस तरीके ये लोग जो उनको लेके गए हैं, वहाँ भी अब क्लियर हो गया कि ये टारगेट था, एक्सीडेंट नहीं था। नंबर बहुत से इसके इशारे नज़र आ गए हैं। एक ये है कि जो गोलियां हैं वो सिर्फ उस साइड पे लगी हैं गाड़ी की जिस साइड पे ये बैठे हुए थे, ड्राइवर की साइड पे गोली कोई नहीं लगी। 2-3 गोलियां सामने से, पीछे से। और जब इनकी जो असैसिनेशन हुई है वो क्लोज क्वार्टर से हुई है, दूर से नहीं हुई, बिकॉज कुछ चारकोल के भी निशान नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है ये या रोक के मारा गया है, ये गोलियाँ मारी हैं पहले, फिर रोक दी गई गाड़ी, फिर मारा गया, फिर उनको कहा गया कि ले जाओ, अब ले जाओ। फिर ये कि ये 30 मील एक फ्लैट टायर के ऊपर, कि एक गाड़ी का फ्लैट टायर हो गया था गोली की वजह से, और उसके बावजूद कि वो फ्लैट टायर था, ये 30 मील एक बड़े डर्ट रोड के ऊपर ये गाड़ी को ले गए हैं उस फार्म, यहाँ वो खुर्रम बैठे हुए थे ये। और फिर ये भी सवाल उठाया गया था कि उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ऐसे, और रास्ते में डिस्पेंसरियाँ भी थी और वो लेके नहीं गए। तो ये सब झूठ, सारी ये जो कहानी थी ना, ये झूठ है। तो अब लगता कुछ ऐसे ही है कि टारगेटेड किलिंग थी। और जो इशारा राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो साहब हैं वहाँ 2 साहब, इनका तल्लुक़ ARY के मालिक के साथ है। ये इशारा है। बिकॉज़ वो तो ख़ुद इस्टेब्लिश हो गया था ना कि इनकी दोस्ती थी वहाँ, इनके कुछ शायद इंटरेस्ट भी हैं इन साहब के। और तो अब इंस्टेड ऑफ कि किसी एजेंसी के ऊपर कोई शक शुबात हो, अब वो फोकस जो है वो 2 साहब और ARY वाले साहब, उनकी तरफ फोकस शिफ्ट हो रहा है। और उनके लैपटॉप और कुछ चीज़ें भी गायब हैं, वो भी, और उनके लैपटॉप, उनका फ़ोन, सब कुछ गायब है। और केनिया की पुलिस भी जो है वो भी नहीं बता रही। अब इसमें बहुत सी स्पेकुलेशन होगी, क्या बात थी कि इनको फिर किसने असैसिनेट किया और क्यों किया। और अगर तल्लकात हुकूमत और एजेंसियों की तरफ नहीं है इशारा, तो फिर किसकी तरफ है? वो क्या चीज़ थी जो इनके पास थी जिससे इनको ख़तरा हो रहा था इन ऐसे लोगों को जिनके करीब थे, जिनकी वजह से वो वहाँ पहुँचे, जिनके पास वो रहे, एंड सो ऑन। अभी भी वो तो ये चीज़ अब चलेगी। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये कुछ ना कुछ हमें पता चल जाएगा इवेंचुअली हुआ क्या है या क्या नहीं हुआ। और इशारा जो है मेरा वो ये है कि ये आपका हुकूमत की तरफ या एजेंसियों की तरफ नहीं होगा, ये कहीं और ही होगा। मगर पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड गेम ये निकलेगी कि हो क्या रहा था, वो क्या रिसर्च कर रहे थे, उनको क्या पता चला, क्या नहीं पता चला, कौन इसमें इन्वॉल्व था।
तो ये अभी थोड़ा सा ये वक्त लगेगा, मगर हर रोज़ नई ना कोई नया बयानिया निकलेगा इसके अंदर। वो जो पुराना बयानिया था आउट, क्या एक्सीडेंट, वो नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा, जाते जाते मैं मैच को ना डिस्कस करूं तो ये ज़्यादती होगी। बड़े ड्रामेटिक अंदाज में हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो उसने सेमीफाइनल में एंट्री मारी और फिर अब फाइनल में जो पहुंच गया। और पहले तो ये कि आज का मैच आपको कैसा लगा, दूसरा ये कि फाइनल में किसको देखते हैं, इंग्लैंड को या भारत को पाकिस्तान के? 2 मिनट के अंदर देखें, ये जब आज मैच शुरू हुआ ना, तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड खेल रहा था, तो मैंने देख रहा था, तो मैंने कहा ये न्यूजीलैंड आज ये नहीं जीत सकेगा। हमारे बॉलर्स की बड़ी अच्छी बॉलिंग हो रही थी और न्यूजीलैंड से रन्स नहीं किए जा रहे थे और बहुत स्लो रेट था। वो जो शुरू के ओवर्स होते हैं जहाँ 10 का एवरेज होना चाहिए पहले 6 ओवर्स में, वहाँ तो 5-6 का एवरेज आ रहा था। और विकटें भी एक आध उनकी गिरनी शुरू हो गई थी। तो मुझे लग ये रहा था कि ये 150 तक मुश्किल से पहुँचेंगे। उस वक्त यही हम आपस में बैठे हुए थे, तो यही पेशन हुई हो रही। मैंने ये कहा था कि अपने दोस्तों के अंदर, मैंने कहा इनको 170 चाहिए पाकिस्तान के साथ मैच डालने के लिए, और लगता ऐसे है कि ये अब 150 पे नहीं पहुँचेंगे। तो गालबन वैसे ही हुआ। फिर उसके बाद जब शुरू हुआ तो उस वक्त भी हम बैठे हुए थे, तो हमारी आपस में यही बात थी कि अगर तो बाबर आजम और हमारा ओपनिंग पेयर चल गया तो मसला ही कोई नहीं, फिर हम जीत जाएंगे, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। मगर अगर बाबर आजम फिर फेल हो गया और सारा बोझ जो है रिजवान पे आ गया या हारिस पे आ गया या इफ्तिखार पे आ गया या नवाज़ पे आ गया, तो फिर डामकडोल भी हो सकता है मामला, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक अच्छी है। मगर जब शुरू में हमने देखा कि बाबर को पहले ओवर में ही वो ड्रॉप हो गया, मेरा ख्याल है वो कैच लिया जा सकता था। वसीम बारी जैसे विकेट कीपर होता, अपने रिजवान भी होता तो उन्हें ले लेना था, मगर वो विकेट कीपर उनका मेरा ख्याल है उस कैलिबर का नहीं है कि उसने वो कैच, अगर वो कैच ले लेता तो शायद मैच की बिल्कुल रुख तब्दील हो जाता। मगर बाबर आजम को जब एक दफ़ा ज़िंदगी मिल जाती है ना, फिर बाबर आजम रुकता नहीं है। और आज इसीलिए हेडन भी बड़ा कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रहे थे कि ये दोनों ओपनर ही जाने चाहिए। हाँ, तो अब देखिए उन्होंने यहाँ जो तज्जियाकार हैं, क्रिकेट के कॉमेंटेटर्स हैं, सारे के सारे यही कह रहे थे कि बाबर आजम को अब ओपन नहीं करना चाहिए क्योंकि फेल हो गए थे। अभी जितने भी मैचेस हुए सबके मिला के उनके 50 रन से ज़्यादा नहीं थे 3 या 4 मैचेस के अंदर। तो लोगों का यही था कि फॉर्म में नहीं है तो इसलिए ओपन ना कराएं, ओपन करके ही जल्दी आउट हो जाएंगे, फिर प्रेशर बढ़ जाता है टीम के ऊपर। फाइनल में तो अब बाबर आजम ने फिर ये प्रूव किया कि नहीं, वी हैव द कॉन्फिडेंस, और उनके ओपनर्स, आपके ओपनर्स ने आपको। अब बात यह जी कि यही इशू है आगे भी, अगर आपके ओपनर्स क्लिक कर गए तो यू हैव द चांस ऑफ बीटिंग इन इंडिया और इंग्लैंड जो भी वहाँ फाइनल में आएगा। आपके ओपनर्स ना क्लिक किए तो फिर आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे। जब आप अंडर प्रेशर आएंगे तो देन ऑल बेट्स आर ऑफ। बड़ी मेरा तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अब आप पूछेंगी कि जी वहाँ कल क्या होने जा रहा है इंडिया और इंग्लैंड का। मेरा ख्याल है इंग्लैंड इज़ अ वेरी पावरफुल टीम। मेरी तो उम्मीद तो ये है कि इंडिया जीते ताकि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, मज़ा आ जाए। उसका हमें इंतज़ार रहता है, उसका सबको इंतज़ार रहता है और गलियां जो है हमारी सुनी हो जाती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। अपनी प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।